हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने ही चैनल मीडू स्टडी में। मैं हूं आपका दोस्त आशुतोष, आई एम इंदौर से। एंड ये है हमारा मीडू स्टडी पे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर यानी ओबी का मॉड्यूल, जिसमें हम समझ रहे हैं ओबी के कॉन्सेप्ट्स को बड़े ही सिंपल वे में। दोस्तों, ऑलरेडी हम ओबी का इंट्रोडक्शन का चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं, कंप्लीट उसको कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। एंड हमारी 3 वीडियोस आ चुकी हैं। आप ओबी की इंट्रोडक्शन को जानने के लिए कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एक्चुअल में क्या होता है, वीडियो नंबर 1, 2 एंड 3 को रेफर कर सकते हैं। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2, जो कि है अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल बिहेवियर। अब देखिए, इसको समझना क्यों जरूरी है या हम इसी से क्यों स्टार्टिंग कर रहे हैं। जैसा कि हमने ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की डेफिनेशन को जाना था, ओबी क्या होता है। ओबी होता है कंपनी में काम करने वाले, ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोगों के बिहेवियर को। तो पहले उसको ही समझ लेते हैं कि इंडिविजुअल के कैसे अलग अलग बिहेवियर होते हैं। और इसलिए हमारा ये जो चैप्टर 2 है, इसमें हम समझेंगे इंडिविजुअल के बिहेवियर को। और ये हमारा 2 वीडियोस में डिवाइडेड है। आज की वीडियो नंबर 4 और नेक्स्ट एक वीडियो आएगी वीडियो नंबर 5, उसमें इसको कवर किया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जानते हैं कि इंडिविजुअल बिहेवियर होता क्या है, उसकी क्या डेफिनेशन है। तो बिल्कुल सिंपल है, रिस्पॉन्स ऑफ एन इंडिविजुअल टुवर्ड्स एन एक्शन, एनवायरनमेंट, पर्सन और स्टिमुलस। मतलब एक इंडिविजुअल, कोई भी पर्सन है, उसका कैसा रिएक्शन होता है। अब रिएक्शन किसके प्रति, कोई भी एक्शन होगा उसके प्रति रिएक्शन आएगा। एनवायरनमेंट में कोई घटना हो रही है उसके प्रति आएगा, किसी दूसरे पर्सन के प्रति आ सकता है, कुछ स्टिमुलस हो उसके प्रति आ सकता है। तो जो भी ये पर्सन का रिस्पॉन्स है ना, वो इंडिविजुअल बिहेवियर होता है। अब देखिए, सेम स्टिमुलस के अलग अलग रिस्पॉन्स हो सकते हैं। अब मान लीजिए कोई एक आवाज़ आती है, किसी को वो अच्छी लग सकती है, किसी को बुरी लग सकती है। कोई उससे अलर्ट होगा, कोई जो है उससे खुश होगा, कोई उसको इग्नोर कर देगा। तो कहीं ना कहीं सब चीज़ें इंडिविजुअल पे डिपेंड करती हैं। अब एनवायरनमेंट में देखिए, मान लीजिए बारिश हो रही है, किसी को बड़ा अच्छा लगेगा, सुहावना मौसम है, चाय पकौड़े का मौसम है। किसी को लगेगा कि बेकार में अब सब जगह पानी भर जाएगा, किसी को लगेगा कि दिक्कत हो जाएगी, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो हर स्थिति के लिए ना हर इंडिविजुअल अलग अलग वे में बिहेव करता है, चाहे हम कंपनी में देख लें, चाहे हम घर पे देख लें, चाहे हम कहीं भी देख लें। तो इसी को समझना, इसी अलग अलग एटीट्यूड को, बिहेवियर को जानना ही इंडिविजुअल बिहेवियर को जानना है। It not only affects the way an individual behaves at workplace but also impacts his her work। अब आप कहेंगे कि हम इंडिविजुअल बिहेवियर को कंपनी के या सब्जेक्ट एमबीए में, ओबी में क्यों पढ़ रहे हैं। वो इसलिए पढ़ रहे हैं कि किसी सिचुएशन में किसी पर्सन के प्रति कोई कैसा रिएक्ट करता है, उसका उसके काम के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है। अब कैसा माहौल है, अब पर्सन के काम पे अगर वो इफेक्ट डाल रहा है तो उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो सेम चीज़ होगी, मान लीजिए जब कई बार होता है कि कोई बॉस है, उसकी अलग तरीके की नेचर है, तो उसी की टीम में 4 बंदे होंगे, बट सबसे उसके अलग अलग रिलेशन होंगे। अलग अलग रिलेशन क्यों होंगे, क्योंकि उनका जो उसका स्टिमुलस है उसके प्रति उनका रिस्पॉन्स अलग अलग है उस पर्सन के प्रति। और कई बार हम कहते हैं कि जैसे इस आदमी के आने से ही नेगेटिव एनर्जी आ जाती है। तो ये सब कुछ ना इंडिविजुअल बिहेवियर होता है, और इस सब का इफेक्ट आदमी के काम पे भी पड़ता है। इसलिए इसको जानना समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे अब इंडिविजुअल बिहेवियर के टॉपिक को। इंडिविजुअल बिहेवियर को इफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं। तो इन फैक्टर्स को 3 कैटेगरीज में फ्रेंड्स डिवाइड किया जा सकता है। सबसे फर्स्ट जो कैटेगरी होती है वो होती है पर्सनल फैक्टर्स, मतलब आदमी के अपने पर्सनल, उससे रिलेटेड फैक्टर्स। सेकंड होते हैं एनवायरनमेंट फैक्टर्स, और थर्ड होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर यानी ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड फैक्टर्स। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। और पर्सनल फैक्टर क्या हो सकते हैं, उस आदमी की अपब्रिंगिंग कैसे रही है, घर में कैसा चल रहा है, फैमिली स्ट्रक्चर कैसा है। मान लीजिए किसी की घर में अपने वाइफ से, बच्चों से लड़ाई रहती है, टेंशन रहती है, तो काम पे भी कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट आएगा। क्यों, क्योंकि वो उसी मूड में आएगा, वैसा ही उसका वो होगा। किसी की एज ग्रुप कैसा है, फैमिली में कैसा सेटल्ड है, क्या पढ़ा हुआ है, ये सारे जो है पर्सनल फैक्टर्स होते हैं। नेक्स्ट आते हैं एनवायरनमेंट फैक्टर्स। अब एनवायरनमेंट एक इंटरनल हो सकता है, एक्सटर्नल हो सकता है, और अलग अलग वे में हो सकता है। 3 तरीके के एनवायरनमेंट नॉर्मली इंपॉर्टेंट होते हैं। एक इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कैसा है, जिसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक फैक्टर। दूसरा सोशो कल्चरल, और तीसरा पॉलिटिकल। इकोनॉमिक फैक्टर्स में क्या आते हैं, तो नॉर्मली 3 मेन इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं जो पर्सन के बिहेवियर को इफेक्ट करते हैं। सबसे पहला होता है एम्प्लॉयमेंट लेवल, मतलब पर्सन किस लेवल पे है एम्प्लॉयमेंट में।
वो एंट्री वर्कर या एग्जीक्यूटिव लेवल पे है या वो मिड मैनेजर लेवल पे है, सीनियर लेवल पे है, वो भी कहीं ना कहीं उसके बिहेवियर को इफेक्ट करेगा। आप इसको इसी चीज़ से समझिए ना, आपकी मान लीजिए 5 लोगों की टीम थी, साथ में काम कर रहे हैं कई साल से, उसके बाद आपका ही टीम मेंबर एक जो है प्रमोट होके आपका सीनियर बन जाता है, रिपोर्टिंग बॉस बन जाता है, तो कहीं ना कहीं उसके बिहेवियर में चेंज आएगा ना, क्योंकि वो नए रोल में मूव हुआ है। अब कुछ लोग इसको इस तरीके से कहेंगे कि मैनेजर बनते ही एटीट्यूड आ गया, ये आ गया, बट ऐसा नहीं है। आपका एम्प्लॉयमेंट का क्या लेवल होता है वो भी कहीं ना कहीं आपके बिहेवियर पे इफेक्ट डालता है। दूसरा होता है वेज रेट। कहीं ना कहीं वेज रेट भी बिहेवियर को इफेक्ट करते हैं, किस तरीके की वेजेस आप प्रोवाइड कर रहे हैं। अब सेम काम के लिए अलग अलग कंपनी में अलग अलग लेवल पर मान लीजिए कुछ डिस्क्रिपेंसी है तो बिहेवियर को इफेक्ट करेगी। अब मिड मैनेजर लेवल पे एक ही कंपनी में एक डिपार्टमेंट में कुछ पर्टिकुलर इनकम है और दूसरे में मान लीजिए उससे 20-30% टाइम्स हायर है, 20-30% हायर है, तो उसमें क्या होगा, जिनको लो मिल जाए कहीं ना कहीं वो कहेंगे कि सेम कंपनी है, एक जैसा काम है, हमें कम क्यों मिले। तो वेज रेट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए कहीं ना कहीं HROB की स्टडी में ये बोला जाता है कि एक तरीके के काम या एक तरीके के उस पर हमेशा पैरिटी होनी चाहिए। और तीसरा, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कैसी है। तो टेक्नोलॉजी जैसे जैसे एडवांस होती है वो भी आदमी की थिंकिंग पे, उसके काम के प्रति बिहेवियर को इफेक्ट करती है। ये सारे थे हमारे इकोनॉमिक फैक्टर्स। नेक्स्ट आता है सोशो कल्चरल फैक्टर्स। किस सोशो कल्चर बैकग्राउंड को बिलोंग कर रहा है पर्सन। अब सोसाइटी में जैसे वो किस उसको बिलोंग करता है, कैसा उसका बैकग्राउंड रहा है, किस कल्चर से वो आ रहा है। जिस कल्चर में हम पढ़े लिखे होंगे वो कहीं ना कहीं इफेक्ट डाला जाता है। अब आप मतलब देखिए, किसी पर्टिकुलर जगह का, स्टेट का नाम लेना ऐसे ठीक नहीं, बट कहीं ना कहीं हम कहते हैं ना, जैसे अगर मान लीजिए वो उस जगह को बिलोंग करता है, जैसे नॉर्मली कहा जाता है कि साउथ से बंदे होते हैं तो नॉर्मली वो ज़्यादा एजुकेटेड या हार्ड वर्किंग होते हैं, या इस पर्टिकुलर जगह के लोग होते हैं ये ज़्यादा। अब मैं कहीं रीजन का नाम लेके उसको एक्सप्लेन नहीं करना चाहूँगा, बट आप इसको कहीं ना कहीं कॉमन कंपनी में डिस्कशन से रिलेट कर सकते हैं कि इस जगह से बिलोंग करता है तो ये जो है इनका लड़ने का स्वभाव होता है, या ये काम से बचते हैं, या ये काम में ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं होती हैं। ये होता है हमारा सोशो कल्चरल। वो कई बार ये ट्रू भी होती है, कई बार एक धारणा भी हम लोग बना लेते हैं, बट ये कहीं ना कहीं इंडिविजुअल के बिहेवियर को इफेक्ट करती हैं। थर्ड आता है पॉलिटिकल फैक्टर। अब पॉलिटिकल फैक्टर्स में कैसा चल रहा है, कैसी गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसीज आ रही हैं, वो भी जो है पर्सन के बिहेवियर को डेफिनेटली इम्पैक्ट करेंगी। थर्ड आता है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। इसका मतलब होता है कि ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज, ऑर्गेनाइजेशन में जो चीज़ें चल रही हैं वो कैसे इंडिविजुअल के बिहेवियर को इफेक्ट कर रही हैं। अब ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय फ्रेंडली पॉलिसीज हैं तो डेफिनेटली पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा, हर किसी की ग्रोथ अच्छी होगी, इंडिविजुअल भी पॉजिटिव मोमेंटम में रहेगा। और वही कंपनी में मान लीजिए एम्प्लॉय के अगेंस्ट पॉलिसीज हैं जो उतना फेवर नहीं करती, तो आधा टाइम तो जो है एम्प्लॉयज़ का उन्हीं के बारे में नेगेटिव धारणा में, सोचने में, और जो है उसी को क्रिटिसाइज करने में, आपस में इनफॉर्मल डिस्कशंस में, उस सब में जाएगा। तो ये सब कुछ जो है इंडिविजुअल के बिहेवियर को इफेक्ट करता है। अब बायोग्राफिकल एट्रीब्यूट्स को हम समझते हैं कि कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स जो बिहेवियर को इफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला तो देखिए फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे करते हैं इफेक्ट, इसको एक कॉमन उसमें ही देख लीजिए। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए, पहली बात तो जो है 80% तक जो है किसी के हाथ में नहीं होते। अब आपका कैसा कलर है, कैसा आपका ओवरऑल पर्सनैलिटी है, कैसा आपका पर्सोना है, वो आपके हाथ में कुछ हद तक होता है, कुछ हद तक नहीं होता। तो वो भी लेकिन आपके बिहेवियर को इफेक्ट करता है। कोई जो गुड लुकिंग होते हैं और जिनका मतलब एक अच्छी पर्सनैलिटी कैरी करते हैं तो वो काम में भी उतना ही कॉन्फिडेंटली वर्क करते हैं, और कोई जो मतलब इतना अच्छा नहीं है देखने में तो कहीं ना कहीं उसके अंदर एक जिसको कहते हैं ना हीन भावना आ जाएगी, वो उसके काम पे भी इफेक्ट करेगी। ये चीज़ प्रोफेशनल लाइफ में भी ट्रू होती है और पर्सनल लाइफ में भी ट्रू होती है। तो पहला जो बायोग्राफिकल एट्रीब्यूट है वो होता है पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स। दूसरा आता है एज। अब एज को भी आप आराम से समझ सकते हैं। जब आदमी कम एज का होता है, नया नया एंटर किया होता है, तो एक तो डायनामिक होता है, उस काम को लेने को तैयार, क्योंकि उसको अपने आप को प्रूफ करना होता है। बट साथ ही साथ उसका एक दूसरा फैक्टर ये है कि एज कम होगी तो कहीं ना कहीं उसमें स्टेबिलिटी कम होगी। अब जैसे जैसे एज बढ़ती है, पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती हैं लाइफ में, वो काम के प्रति उसकी डेडिकेशन भी कहीं ना कहीं बढ़ेगी। दोनों के प्रोस भी हैं, कॉन्स भी हैं। अब कम एज का जो ये है कि आपका एक्सपीरियंस तो कम होगा, बट आप चैलेंजेस को लेने को तैयार होंगे, आप नई चीज़ों को सीखना आपके लिए आसान होगा, नई टेक्नोलॉजी को। ज़्यादा एज में आपको ओवरऑल एक्सपीरियंस आप गेन कर लेंगे, बट कंपनी में कुछ चेंजेस हो रहे हैं तो उसको अडेप्ट करने में टाइम लगेगा। तो एज फैक्टर भी कहीं ना कहीं इंडिविजुअल बिहेवियर को इफेक्ट करता है। थर्ड आता है जेंडर।
देखिए, वैसे तो ये कहना कि कोई काम किसी पर्टिकुलर जेंडर के कर सकता है नहीं कर सकता, वो गलत होगा, क्योंकि आज के टाइम में 21वीं सदी में जो है विमेन भी मेन से कंधा मिला के चलती हैं, हर फील्ड में करती हैं। बट फिर भी कुछ इस तरीके के काम होते हैं जिनको माना जाता है कि नॉर्मली मेन के लिए सूटेबल है या विमेन के लिए सूटेबल है, इसमें कोई वैसी बात नहीं। अब कोई बहुत ज़्यादा फील्ड वर्क का या ट्रैवल रिलेटेड वर्क है तो उसमें क्योंकि फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भले ही बराबर बांटना चाहें, बट कंपैरेटिवली थोड़ा सा जो है विमेन ज़्यादा लेके चलती हैं, मेन जो है उतना नहीं करते, तो उस केस में उनके लिए वो उस तरीके की जॉब ईजी होगी। और मान लीजिए कोई ऐसी जॉब है जिसमें रूटीन से ओवर टाइम करना पड़े, लेट रुकना पड़े, तो ये फैक्टर्स कहीं ना कहीं वैसे उसमें आ जाते हैं। रिलीजन, अब रिलीजन का जो है देखा जाए तो देखिए वैसे कोई इफेक्ट नहीं होता और ना ही होना चाहिए, बट इंडिविजुअल बिहेवियर पर वो इसलिए इफेक्ट कर देता है। वैसे कोई हम ये नहीं कह सकते ये काम इस रिलीजन के बंदे अच्छे से कर सकते हैं, इसके नहीं कर सकते, वैसा कहना बिल्कुल गलत होगा। बट क्या होता है, कंपनीज के अंदर जो है विद इन रिलीजन या विद इन रिलीजन भी विद इन आप जिस कास्ट क्रीड को बिलोंग करते हैं ग्रुप्स बन जाते हैं, तो कहीं ना कहीं एक बिहेवियर उस केस में हो जाता है। अब मान लीजिए कोई एरिया है जहाँ पे सिख डोमिनेटेड मेजॉरिटी सेल्समैन है, तो वो कोई अदर रिलीजन का बंदा होगा, हो सकता है उसको अपने ग्रुप में उतना इन्वॉल्व ना करें, तो उसको ज़्यादा अपने आप को प्रूफ करना पड़े, तो वो फैक्टर भी आ जाता है। मैरिटल स्टेटस, ये भी डेफिनेटली इफेक्ट करता है। अब कोई अनमैरिड पर्सन है तो वो जो है ओपन रहेगा नई लोकेशंस पे जाने के लिए, ट्रैवल करने के लिए, लेट रुकने के लिए। वही मैरिड पर्सन होगा जिसे फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसके साथ हो सकता है ज्योग्राफी कंस्ट्रेंट हो, क्योंकि वो बार बार फैमिली को रिलोकेट ना कर सकता हो बच्चों के स्कूल की वजह से, स्पाउस की जॉब की वजह से, तो वो भी इंडिविजुअल के बिहेवियर को इफेक्ट करता है। एक्सपीरियंस, एज से कहीं ना कहीं रिलेटेड कि आपका लेवल ऑफ एक्सपीरियंस कैसा है। एज अ फ्रेशर आपका बिहेवियर अलग रहेगा, वर्क एक्स के साथ अलग रहेगा। आपका इंटेलिजेंस का लेवल कैसा है, और लास्ट में एबिलिटी कैसी है। एबिलिटी को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे ही। तो ये सारे बायोग्राफिकल एट्रीब्यूट्स होते हैं जो इंडिविजुअल बिहेवियर को इफेक्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं एबिलिटी की। तो देखिए एबिलिटी क्या होती है, नाम से ही समझ में आ रहा है, हम बचपन से बात करते हैं ना यार इस काम को करने की तेरे में एबिलिटी है, तेरे में नहीं है। तो एबिलिटी क्या होता है, कैपेसिटी ऑफ अ पर्सन टू परफॉर्म अ जॉब, हैंडल अ सिचुएशन और इनोवेट। किसी काम को करने की, सिचुएशन को हैंडल करने की एक पर्सन की एबिलिटी को, कैपेसिटी को हम बेसिकली एबिलिटी कहते हैं। और एबिलिटी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी और फिजिकल एबिलिटी। देखिए इंटेलेक्चुअल मेनली होता है इससे रिलेटेड, माइंड से, इंटेलेक्ट से रिलेटेड, और फिजिकल होता है कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ से रिलेटेड। तो इन दोनों एबिलिटी का अपना महत्व है, अलग अलग जॉब में अपना अपना रोल है, और इनकी अलग अलग फर्दर टाइप्स भी हैं, इनके बारे में हम डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंटेलेक्चुअल एबिलिटी की। तो जैसे मैंने बात करी, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी होता है इंटेलेक्ट से रिलेटेड, पर्सन की माइंड से रिलेटेड। उसके ये कुछ एग्जांपल्स हैं। सबसे पहले नंबर एप्टीट्यूड, मतलब आप नंबर्स की कैलकुलेशन, नंबर के साथ कितना कंफर्टेबल है और कितना ईजिली उनको कर सकते हैं। अब एग्जांपल देखिए, फाइनेंस रिलेटेड जॉब में इसका बहुत ज़्यादा महत्व होगा। वर्बल कॉम्प्रीहेंशन, आप बातचीत को कितना इजीली कॉम्प्रीहेंड कर सकते हैं। तो जिनको कस्टमर फेसिंग रोल करने हैं, कस्टमर सपोर्ट, कस्टमर सर्विस या इवन सेल्स एग्जीक्यूटिव्स, उनका में ये बहुत होना ज़रूरी है। परसेप्चुअल स्पीड, कितनी स्पीड से आप चीज़ों को रिलेट कर सकते हैं। तो कोई बंदा इन्वेस्टिगेशन का काम करता है तो उसमें ये वाली कैपेबिलिटी होनी चाहिए। इंडक्टिव रीजनिंग, इंडक्टिव रीजनिंग का मतलब आप कैसे रीजनिंग को कर सकते हैं, कोई चीज़ आपको पता लगी उससे आप चीज़ों को कैसे इंड्यूस कर सकते हैं, उसकी कैपेबिलिटी। डिडक्टिव रीजनिंग, कुछ आपको पता लगा, अलग अलग चीज़ों की कारण पता लगे, उससे चीज़ों को डिड्यूस करना। स्पेशल विजुअलाइजेशन, चीज़ों को आप किस लेवल में विजुअलाइज कर सकते हैं। कहीं ना कहीं जो क्रिएटिव पर्सन होते हैं, जिनको काम करना है क्रिएटिव बनाने में, एडवर्टीजमेंट एजेंसीज में काम करते हैं, उनमें ये एबिलिटी होनी बहुत ज़रूरी है। और मेमोरी, चीज़ों को आप कितना याद कर सकते हैं। वो मेमोरी तो देखिए वैसे सबके लिए ज़रूरी है, बट कुछ पर्टिकुलर रोल्स में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। अब आप कहीं इंटरव्यू लेने गए हैं या आप बार बार लोगों से फीडबैक ले रहे हैं और फिर आपको याद ही नहीं रहता दिन के एंड तक तो किस काम का, तो वहाँ पे मेमोरी कहीं ना कहीं ज़रूरी हो जाती है। नेक्स्ट हमारी जो एबिलिटी होती है वो होती है फिजिकल एबिलिटी, रिलेटेड टू पर्सन फिजिकल स्ट्रेंथ। अब इसमें अलग अलग टाइप्स हैं। डायनामिक स्ट्रेंथ कैसी है, ट्रंक स्ट्रेंथ यानी मस्कुलर स्ट्रेंथ कैसी है, स्टैटिक स्ट्रेंथ कैसी है, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ है, फ्लेक्सिबिलिटी कैसी है। ये सारी मतलब कहीं ना कहीं आपकी फिजिकल बॉडी से रिलेटेड होती हैं और अलग अलग काम में अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं। बॉडी में कोऑर्डिनेशन कैसा है, आई कॉन्टैक्ट, आई और हैंड का या ब्रेन और माइंड का, स्टेमिना आप में कितना है, बैलेंस आप कितना बना सकते हैं, इन सबको मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहूँगा, उससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो अब कुछ एग्जाम्पल्स को हम लोग देखते हैं।
एग्जाम्पल्स में हम देखते हैं कि कौन सी स्ट्रेंथ से क्या एबिलिटी आती है। तो देखिए, सबको ना जानते हुए मैंने कुछ एग्जाम्पल्स को उठाया है। अब देखिए, अब पर्सन, जैसे मैं आपको बात कर रहा था कि कोई फाइनेंस या अकाउंट में है तो उसके लिए कौन सी एबिलिटी रिक्वायर्ड है, नंबर एप्टीट्यूड कहीं ना कहीं उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है। अब परसेप्चुअल स्पीड की बात होती है, तो परसेप्चुअल स्पीड की जैसे मैंने बात की थी कि चीज़ें जो हैं बहुत स्पीड से आपको रिलेट होनी चाहिए, आप चीज़ों को एविडेंस को देखें, आपको समझ में आना चाहिए। तो एक पर्सन जो इन्वेस्टिगेशन के रोल में इन्वेस्टिगेटर है उसके लिए बहुत ज़रूरी है। इंडक्टिव रीजनिंग, इंड्यूस करना मार्केट रिसर्च के लिए, जो बंदा रिसर्च करने गया है मार्केट में उसको बहुत ज़रूरी है ये। डिडक्टिव रीजनिंग सुपरवाइजर के लिए। अब डिड्यूस करना, सुपरवाइजर जैसे अब आपके अंडर टीम है, वो आके आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स बताएंगे कि सर ऐसे हो गया वैसे हो गया। अब आपको कॉल लेनी है कि सिचुएशन में क्या करना है, और आप ही अथॉरिटी है वहाँ पे, उसके वरना कुछ मेजर फॉल्ट आ सकता है। तो आपकी डिडक्टिव रीजनिंग स्ट्रांग होनी चाहिए ताकि आप उन्होंने जो चीज़ें बताई उसको डिड्यूस करके और इन्फ्रेंस निकाल सकें। मेमोरी, सेल्स एग्जीक्यूटिव, आप दिन में 10 अलग अलग डीलर से मिल रहे हैं, किसी ने कुछ फीडबैक दिया, किसी ने कुछ दिया, एट द एंड ऑफ द डे आपको सबको रिलेट करना है, अपने सुपरवाइजर को बताना है, मार्केट रिपोर्ट बनानी है। बैलेंस, बेस्ट एग्जांपल समझने का हाई राइज कंस्ट्रक्शन वर्कर, जिनको 10 मंजिल 15 मंजिल पे काम करना पड़ता है। अब अगर उनका बॉडी में प्रॉपर बैलेंस नहीं है तो कुछ भी एक्सीडेंट हो सकता है। हालांकि वो प्रोटेक्टिव किट्स को लगा के यूज़ करते हैं, बट फिर भी कहीं ना कहीं बैलेंस इस जॉब में बहुत ज़्यादा काम आ जाता है। सोल्जर के लिए बॉडी कोऑर्डिनेशन कितना ज़रूरी है। तो आप देख रहे हैं कैसे अलग अलग इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ और फिजिकल एबिलिटीज़ जो हैं अलग अलग रोल में ज़रूरी हो जाती हैं। जो और भी हमने एबिलिटीज़ पढ़ी, आप सोचिए उनके बारे में और देखिए किस जॉब से वो रिलेट हो सकती हैं। और कुछ भी कन्फ्यूजन हो या कोई भी जो आप इसके अलावा जो मेरे एबिलिटीज़ हैं उसमें किस जॉब में रहेंगी, उनको हमें आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में। हमारा इससे जो है ये सेशन और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा, और जो कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे उसमें जो है कुछ फीडबैक रहेगा, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में उसको रिलेट भी करेंगे। चलिए, अब एबिलिटी जॉब फिट पढ़ने के बाद हम जो है इसके बाद हमने इंडिविजुअल बिहेवियर का एक पार्ट समझ लिया। अब इसके बाद इसमें 2 और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स आते हैं, एक आता है वैल्यूज़ का और एक आता है एटीट्यूड्स का। वैल्यूज़ एंड एटीट्यूड्स, इनको हम समझेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और इस सब को मिला के हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है इंट्रोडक्शन के बाद जो कि इंडिविजुअल बिहेवियर, वो कंप्लीट होगा। दोस्तों, आपको कैसा लगा हमारा आज का कंटेंट, प्लीज़ हमें बताइए। कोई भी सजेशन हो तो हमारी मेल ID meedu.study@gmail.com पे बताइए। और जैसा कि मैंने कहा, अलग अलग एबिलिटीज़ के कुछ जॉब रिलेटेड एग्जाम्पल्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू दोस्तों, टेक केयर, हैव अ गुड डे।